ओके, सो चैप्टर 2, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। इसके अंदर हम रिसर्च के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, कि क्या प्रोसेस होती है। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर आता है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स क्या होते हैं। तो लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च आल्सो हैज द फॉलोइंग गोल्स। सबसे पहले डिस्क्राइब करना। किसको डिस्क्राइब करना? जो हम पढ़ना चाहते हैं उस चीज को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपनी क्लासेस में एक एग्जांपल लिया था कि अग्रेशन बढ़ रहा है आजकल, एडोलेसेंट में अग्रेशन बढ़ रहा है। उसी एग्जांपल को अगर हम लेके चलें तो पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा कि मैं अपनी रिसर्च किस चीज पर करना चाहता हूं। तो मैं रिसर्च करना चाहता हूं इस टॉपिक पर कि आजकल एडोलेसेंट में अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं उस बिहेवियरल फिनोमिना को एज इट इज डिस्क्राइब कर दूंगा। जो मुझे दिख रहा है, जो आसपास हो रहा है, उसको एज इट इज जब हम लिख दें, that is called description, defining the behavior or phenomena as accurately as possible to differentiate between two or more behaviors to understand it properly। ताकि हम ढंग से डिफरेंशिएट कर पाए कि हमने इस चीज पर रिसर्च करनी है, इस पर नहीं करनी है। हमारा टॉपिक ये नहीं है कि यूथ क्यों नहीं पढ़ रहा, यूथ क्यों पोलाइट नहीं है। हमारा टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि यूथ में आज गुस्सा क्यों ज्यादा है। तो इसलिए एज इट इज जितना एक्यूरेटली हो सकता है उसको पहले सिर्फ डिस्क्राइब कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन। दूसरा गोल होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के अंदर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अब आगे फर्दर क्या होने वाला है। मतलब अगर ये बिहेवियर इस तरीके से चलता रहा तो फर्दर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। कि अगर यूथ का बिहेवियर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे चल के सोसाइटी में हेट बहुत ज्यादा फैलेगा। हम एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहेंगे, वायलेंस, जैसे और भी क्या बोलते हैं उसे, दंगे वगैरह होते हैं, है ना, दंगे वगैरह बढ़ सकते हैं, इंटर कम्युनिटी हेट बढ़ सकता है, राइट। मतलब सोसाइटी में ओवरऑल पीस कम हो सकता है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ये बिहेवियर जो हमने अभी बोला, जो हमने डिस्क्राइब किया, अगर वो ऐसा ही होता रहा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। एंड देन एक्सप्लेनेशन के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे कि नाउ व्हाई दिस बिहेवियर इज अकरिंग। जो हमने डिस्क्राइब किया था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन में कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस क्यों के पीछे ऑब्वियसली हम एक हाइपोथेसिस अपनी लेके चलते हैं। तो हम मान लेंगे कि फॉर एग्जांपल आजकल इस तरीके के गाने बहुत ज्यादा हैं, आजकल मूवीज में वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, तो इस वजह से यूथ में वायलेंस रेट ज्यादा है, अग्रेशन ज्यादा है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन, द रीजंस बिहाइंड द बिहेवियर जो हमने डिस्क्राइब करे, राइट। एंड देन कम्स कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है कि हम इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं। तो कंट्रोल फर्दर मींस these three things: we are trying to make something new happen, we are trying to reduce the unwanted behavior, or we are trying to enhance the already occurring behavior। किसी बिहेवियर को बढ़ाना, जो ऑलरेडी हो रहा है उसके अकरेंस को और ज्यादा इंक्रीज करना, या फिर जो गलत हो रहा है उसको रिड्यूस करना, या जो बिहेवियर नहीं है अच्छा आपके अंदर उसको पैदा करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल, राइट। एंड देन कम्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला पार्ट साइकोलॉजिस्ट की तरफ से नहीं होता है, ये अब ऑडियंस पर डिपेंड करता है। ये हमने जिन पर रिसर्च करी है उन्हीं पर डिपेंडेंट है कि वो लोग कितना सही से इसको समझें और कितना उसको अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगेन जो मैंने आपको रिसर्च का एक एग्जांपल दिया था उन्हीं को बार बार रिपीट करूंगा मैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस का इंडेक्स एक हमने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप सीरियल किलर वगैरह ऐसी मूवीज, नेगेटिव मीडिया कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव मीडिया को कंज्यूम करने से हैप्पीनेस कम होती है, आपकी लाइफ में डिप्रेशन होने के चांसेस, मतलब आपको या फिर ओवरऑल हैप्पीनेस आपकी कम रहती है। तो इसको हम सबसे पहले एज इट इज डिस्क्राइब कर देंगे डिस्क्रिप्शन में कि भाई मुझे ये लगता है कि एज इट इज आजकल यूथ ज्यादा डिप्रेस्ड रह रहा है, तो वो डिप्रेशन में नॉर्मली पुराने टाइम से ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन विल बी कि हम उसके पीछे के रीजन को बता रहे हैं। रीजन क्या है कि लोग ज्यादा सीरियल किलर मूवीज देख रहे हैं आजकल, नेगेटिव मार धाड़ खून खराबा ऐसा बहुत कुछ देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। प्रिडिक्शन विल बी कि अगर ऐसा चलता रहा तो आगे क्या होगा, डिप्रेशन रेट बढ़ जाएगा, एंजाइटी वगैरह बढ़ जाएगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज यूथ में बढ़ जाएंगे। एंड देन कंट्रोल में हम क्या कर सकते हैं, ये तीन चीजें, वी विल ट्राई टू मेक समथिंग न्यू हैपन। अच्छा, तो हम बोलेंगे कि आप पॉजिटिव चीजें देखना स्टार्ट करो, यूथ में ये चीज हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। रिड्यूस क्या करना है, सीरियल किलर मूवीज देखना कम करो। एनहेंस क्या करना है, दोस्तों के साथ अगर आप मिल रहे हो, घर से बाहर निकल रहे हो, एनवायरमेंट के साथ ऑलरेडी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसको और ज्यादा बढ़ा दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। एंड देन अप्लाई करना आप लोगों के हाथ में है, यूथ के हाथ में है, कौन अब कितना इस चीज को अप्लाई करता है।
सिंपल, दैट इज ऑल फॉर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। समझ आया? ठीक है, आपको दोनों को ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Okay, fine. Now then we will move forward further to the next topic, that is steps in conducting a scientific research. अब किसी भी साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस को करने के लिए भी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप्स पर जाने से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि हमारी जो रिसर्च होती है वो रिसर्च हमारी ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक होती है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च का मतलब है कि अब ये की टर्म्स हैं, इनको अपने आंसर में आपने लिखना है कि ऑल द साइकोलॉजिकल रिसर्चेस are scientific in nature and thus they are objective and systematic in nature. Objective means that research will be same for all. Like अगर मैंने कोई रिसर्च करी है तो उसको थोड़ा बहुत वेरिएशन कोई और साइकोलॉजिस्ट आके उस सेम रिसर्च को करता है तो आ सकता है, बट ये नहीं है कि डिफरेंट ही कंक्लूजन निकल के आ जाए। यानी कि अगर हमने ये बोला कि सीरियल किलर वाली मूवीज को देखने से हैप्पीनेस कम होती है, तो कोई और साइकोलॉजिस्ट ये जरूर आके कह सकता है कि नहीं, सीरियल किलर वाली मूवीज को देखने से इतना ज्यादा कम नहीं होता, वो वेरिएशन थोड़ा कम है, पर ये नहीं कह सकता कि बल्कि सीरियल किलर मूवीज को देखने से हैप्पीनेस बढ़ती है, राइट? और तरीका सेम रहेगा, यानी कि रिसर्च हम जिस तरीके से कर रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट जैसे कर रहा है, दूसरे को भी उसी तरीके से करनी होगी। और ऑब्जेक्टिव है मतलब कि सब पे इसका कंक्लूजन लागू होगा, इन रिसर्चेस का कंक्लूजन सब लोगों पर लागू है। और अगर कोई और रिसर्चर भी आके उसे करता है, उस रिसर्च को सेम मेथड से करता है, सेम पॉपुलेशन पे करता है, तो उसको भी सेम कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी, अगर आज ग्रेविटी पे कोई और रिसर्च करे तो वो भी तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा ना कि हाँ भाई ग्रेविटी है, ये थोड़ी बोल देगा कि ग्रेविटी नहीं है। हाँ, उस रिसर्च में ऐड ऑन जरूर कर सकता है कि सन में ज्यादा ग्रेविटी है देन अर्थ, बट ये नहीं बोल सकता कि ग्रेविटी है ही नहीं है। तो ये मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी का। एंड देन कम सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब है कि हमारी स्टेप वाइज होती है रिसर्च। जो आगे हम स्टेप देखने वाले हैं वो स्टेप ये नहीं कि पहले कोई और स्टेप आ गया फिर कोई और, एक फ्लो में चलता है। नाउ क्या होते हैं स्टेप्स? ये चार तरीके के स्टेप है भाई। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू थिंक अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम। रिसर्च किस चीज पे करनी है पहले तो वो सोचोगे ना। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि यू नीड टू थिंक अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम ऑन विच यू आर गोइंग टू डू योर रिसर्च। जैसे हमने प्रॉब्लम ये ली कि यूथ में अग्रेशन बढ़ रहा है, या फिर हमने प्रॉब्लम ये ली कि हैप्पीनेस कम हो रही है, डिप्रेस्ड रह रहा है आजकल ज्यादा हमारा यूथ, तो वो हो गई प्रॉब्लम। सिलेक्टिंग दी टॉपिक फॉर द स्टडी। एंड देन कम्स कलेक्शन ऑफ डेटा। बट अब कलेक्शन ऑफ डेटा से पहले एक और बीच में आता है स्टेप, बताओ। करेक्ट, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। आपको एक हाइपोथेसिस फॉर्म करनी होती है। हाइपोथेसिस फॉर्म करने का मतलब है टेंटेटिव आंसर। पहले आपने प्रॉब्लम चूज कर ली, फिर एक हाइपोथेसिस मन में बनाना है कि वो क्यों होता है वगैरह, राइट, उसका रीजन का। और देन आप कलेक्शन ऑफ डेटा पे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब अब आप डेटा को कलेक्ट करते हो अलग अलग मेथड के साथ। मेथड्स क्या क्या है वो भी हम आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे। अब चाहे आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करो, चाहे आप ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करो, ये डिपेंड करता है कैसी रिसर्च है। कई जगह पर ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। कई जगह पर सर्वे मेथड सूट करेगा। तो अलग अलग तरीके के मेथड्स का यूज करके हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, और देन स्टैटिस्टिकल कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड ऑब्वियसली अभी आपके लेवल पर आपको नहीं बताए जाते हैं। कल को अगर गलती से चले गए आगे इस फील्ड में तो आपको समझ आएगा, है ना, अगर समझ आ पाया तो, कि कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, है ना। वो बड़े बड़े ग्राफ्स वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्मूला होते हैं, तो वो आप लोग समझोगे अगर समझे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके देन कंक्लूजन अपने निकाल लिया। फिर हमें इससे पता चलता है कि भाई ऐसा होता है ये वाले बिहेवियर को करने से वगैरह। ड्राइंग कंक्लूजन के बाद हम आते हैं रिवाइजिंग द रिसर्च पे। रिवाइजिंग द रिसर्च उस टाइम के लिए है, और रिवाइजिंग द रिसर्च ये फोर्थ पॉइंट की वजह से ही जो हमारी रिसर्च की प्रोसेस है वो एवर गोइंग बन जाती है। एक टॉपिक पर अगर किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी है और वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट को सही नहीं लगती है, तो वो साइकोलॉजिस्ट दोबारा से उस रिसर्च को कर सकता है और किसी और कंक्लूजन पे पहुंच सकता है। उसको गलत साबित करना होगा कि भाई इसकी रिसर्च गलत है, मेरी रिसर्च सही है ना। ऐसे में डिबेट होती है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो हर साइकोलॉजिस्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो दोबारा से एक रिसर्च को स्टार्ट कर सकते, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद साइकोलॉजिस्ट जिसने वो रिसर्च करी थी उसका खुद का हाइपोथेसिस ही गलत निकल गया। हमने हाइपोथेसिस ये सोचा था कि सीरियल किलर मूवीज को देखने से हैप्पीनेस कम होगी, ये गलत साबित हो गई। अपन हमें रिसर्च में तो ये पता चल गया कि जो लोग ज्यादा सीरियल किलर मूवीज देखते हैं उनकी तो बल्कि हैप्पीनेस ज्यादा है, वो तो लाइफ में ज्यादा खुश है। तो फिर हमें अपनी रिसर्च दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी, दोबारा से हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, दोबारा से कलेक्शन ऑफ डेटा पर जाएंगे, दोबारा एनालाइज करेंगे, दोबारा कंक्लूजन बनाएंगे, और फिर फाइनली अपने रिसर्च को हम एस्टेब्लिश करेंगे।
तो रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन मतलब तब होता है जब गलत हो जाए या कोई और साइकोलॉजिस्ट आकर उसको करवा जाए। क्लियर है? These are the 4 steps to do any scientific research. Simple. Okay. Now then, there are two types of research. Alternative paradigms of research का यहाँ पर मतलब है कि दो व्यू पॉइंट है रिसर्च को करने के। एक व्यू पॉइंट है साइंटिफिक व्यू पॉइंट और दूसरा व्यू पॉइंट का नाम क्या है बताओ? यस, दो अल्टरनेटिव पैराडाइम्स में क्या लिखते हो आप? इंटरप्रेटिव। पढ़ के भी नहीं समझ आ रहा। एक है साइंटिफिक और दूसरा है इंटरप्रेटिव। A different method known as interpretive has also emerged। क्या हुआ? हाँ, तो तुम्हें नहीं आया ना पढ़ के भी समझ? अच्छा, वो अपनी, अच्छा अपनी बेइज्जती पे हंस रही है, बताओ। खैर, सो देर आर देर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अभी रिसर्च में हमारे पास। एक है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि भाई जो हो रहा है हमें बस उसे ऑब्जर्व करना है और प्रिडिक्ट करना है। मतलब इस चीज की वजह से ये होता है, बस इतना समझो। कॉज एंड इफेक्ट को समझो, इस वजह से ये बिहेवियर होता है, इस वजह से ये होता है, दो चीजों के बीच में ये लिंक है। जैसे साइंस काम करती है उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। बट दूसरा मेथड एक और आज हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटिव मेथड। इंटरप्रेटिव मेथड ऐसा मेथड है जो हमें बताता है कि हमें समझना चाहिए। इट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग ओवर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। जहां साइंटिफिक मेथड हमें बोलता है कि जो भी रिसर्च है, हमारे रिसर्च का मोटिव होना चाहिए किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना। वहीं आज एक और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एक और व्यू पॉइंट है साइकोलॉजी में जो ये बोलता है कि रेदर देन प्रिडिक्शन या एक्सप्लेनेशन, आर मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन समथिंग, you need to understand that, right? For example, you are trying to do the research कि अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट को खो दिया तो उसको कैसा फील होता है। ऐसी चीजें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पर समझना मेन है, राइट? कि उनपे फिर क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आपको चीजें समझनी पड़ेगी। तो अंडरस्टैंडिंग पे एम्फोसाइज करता है इंटरप्रेटिव, और एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन पे एम्फोसाइज करता है साइंटिफिक व्यू पॉइंट। So first view is that human behavior is predictable, that can be observed and measured. It didn't focus on the personal feelings, personal experiences and meanings, etc. But then different view is called interpretive, and it emphasizes understanding over explanation and prediction. This view जो लिखा है ये हम बात कर रहे हैं interpretive की। This view emphasizes importance of human beings as giving meaning to the events and actions and interpret them as occurred in the particular context। जो दूसरे वाला व्यू है वो इस बात पे एम्फसाइज करता है कि भाई लोग अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की होने वाली चीजों को अपनी नजरों से देखते हैं। यानी कि ये वही बात हो गई कि एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक वैल्यू देता है इंटरप्रेटिव मेथड। कि अगर सेम चीज हुई है तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम से स्ट्रेस होगा ही होगा, या एग्जाम होने से बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है। नहीं, वी शुड फोकस कि एग्जाम होने से इस वाले बच्चे को इतना स्ट्रेस होता है, दूसरे बच्चे को इतना कम स्ट्रेस होता है। तो हमें पर्सनल फीलिंग्स को भी और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को भी ये वाला व्यू पॉइंट वैल्यू देता है। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी को यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। एंड वी एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन द नेचुरल फ्लो। यहाँ पर हम नेचुरल फ्लो में सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एंड देन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी does aim at understanding the self by reflecting one's own experiences and insights। और साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को करने के लिए कई बार हम लोगों से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या फील करते हैं इस चीज को लेकर। उनके खुद के एक्सपीरियंस जो शेयर करते हैं उससे भी हमें उनके बारे में पता चलता है। तो अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च के अंदर आपने सिंपली याद रखना है कि दो अलग अलग तरीके की मेथड्स है आपके पास, साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव। क्लियर है? ऑलराइट। Now then the next topic is the nature of psychological data। nature of psychological data का मतलब कि psychological data किस तरीके का होता है। साइंटिफिक डेटा को अगर हम देखें तो वो अपने आप में एक प्योर एंटिटी होता है, राइट? साइकोलॉजिकल डेटा अपने आप में इनफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या आपको पता होना चाहिए। डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन।
any information that is needed for you in your research is data for you, right? So data is any information that you collect from different sources. Now it relates to the individual behavior, subjective experiences and mental process. क्यों? क्योंकि obviously psychological research की बात कर रहे हैं, तो psychological research में data वही तो होगा जो behavior के बारे में होगा या experiences के बारे में होगा या mental process के बारे में होगा। तो ये हमारा जो psychological research का data है वो इन तीन चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, या बिहेवियर, या एक्सपीरियंस, या मेंटल प्रोसेस। अब हम अलग अलग मेथड्स का यूज करके डेटा को कलेक्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स आल्सो अफेक्ट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो और जिस तरीके के पार्टिसिपेंट से आपने डेटा लिया है उस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपके डेटा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्वे मेथड यूज किया है इस चीज को जानने के लिए कि अर्थक्वेक में होने वाले लॉसेस से कितना किसको क्या फर्क पड़ता है, राइट? आपको ज्यादा बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस वाले मेथड में सर्वे मेथड काम नहीं करेगा, यहाँ पर शायद ऑब्जर्वेशन ज्यादा बढ़िया मेथड है, राइट? क्योंकि सर्वे में जाके आप लोगों से पूछोगे तो हो सकता है वो इंटरेस्टेड ना हो सकता है आपका पार्टिसिपेंट ऐसा हो जिसने किसी को खोया ही नहीं है, जिसने कभी अर्थक्वेक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो भी इमेजिनरी बेसिस पे आंसर टिक कर देगा। इससे बढ़िया वो रहेगा कि हम जेन्युइनली ऐसे लोगों को जाके मिलें, उनको ऑब्जर्व करें, उनसे वन ऑन वन बेसिस पे सवाल पूछें जिन्होंने सही में ये चीज एक्सपीरियंस करी। तो द टाइप ऑफ मेथड दैट यू यूज्ड फॉर योर डाटा कलेक्शन and the type of people that you are interacting with also impacts the quality of your data, right? And then दूसरा पॉइंट हमारे डेटा के बारे में, साइकोलॉजिकल डेटा के बारे में सबसे जरूरी ये है कि साइकोलॉजिकल डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। यहाँ पर गलत लिखा है नोट्स में, इसको करेक्ट मतलब कर लेना। फिजिकल तो खैर आपके पास है नहीं, कैसे करोगे, बट मतलब कीप इट इन योर माइंड, यू नीड टू करेक्ट इट, ठीक है? कि ये इंडिपेंडेंट, मतलब मैं इसको चलो ठीक करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। साइकोलॉजिकल डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, राइट? अगर नॉट नहीं लिखना तो आप यहां से इन को सिंपली काट सकते हो, आर डिपेंडेंट एंटिटीज। साइकोलॉजिकल डेटा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमें अगली लाइन में समझ आएगा कि वी नीड टू इंटरप्रेट दिस डेटा। सो फॉर एग्जांपल, आपको साइकोलॉजिकल डेटा मिला, लेट से आपने पर्सनैलिटी का क्वेश्चनएयर लिया और पर्सनैलिटी क्वेश्चनएयर करके आपको उसका रिजल्ट मिल गया, 34 नंबर आए हैं आपके 50 में से। आपको क्या पता चलेगा आपकी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है? यस, क्या है? अच्छी है, बुरी है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है? अच्छी बुरी तो कुछ होता ही नहीं ना। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आपका इमोशन आप समझते हो नहीं समझते हो, ये तो कैसे हो गया। मुद्दे की बात ये है कि आपको सिर्फ नंबर से अपने आप समझ नहीं आएगा जब तक कि एक साइकोलॉजिस्ट आपको उसे समझाएगा नहीं। तो मतलब कि जो साइकोलॉजिकल डेटा है वो अपने आप में डिपेंडेंट होता है किसी इंटरप्रिटेशन पर, इसीलिए लास्टली वी हैव टू इंटरप्रेट दी डेटा। अपने आप में वो डेटा इनकम्प्लीट है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, किसी ने ये बोला कि सीरियल किलर की मूवीज हाँ मैं बहुत देखता हूँ, इस पर टिक कर दिया, और मैं खुश हूं या दुखी हूं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जज किया जाता है ये पर्सन खुश है नहीं खुश। सीधे सीधे नहीं पूछा था आर यू हैप्पी और नॉट, कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाएगा। किसी मोमेंट यू आर, किसी मोमेंट यू आर नॉट। तो इसीलिए उस बंदे को नहीं समझ आएगा एग्जाम देते वक्त कि मेरा क्या चेक हो रहा है, या रिजल्ट भी उसे पता चल गया कि मेरे 34 या इतने नंबर है, उसे नहीं पता चलेगा जब तक कोई उसे समझाएगा। साइकोलॉजिकल डेटा डिपेंडेंट एंटिटीज, वी नीड टू इंटरप्रेट दैट। क्लियर? So in psychology there are different types of information या data that we collect। वो हमारी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो हमारी फिजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो हमारी फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो हमारी साइकोलॉजिकल नेचर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है? फिजिकल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाता है आपका कि आप कहाँ रहते हो वगैरह, वो सारी चीजें, राइट? डेमोग्राफी में स्पेसिफिकली आपके आसपास की चीजें आ जाती हैं। फिजियोलॉजी के अंदर आपकी बॉडी का जैसे ब्लड ग्रुप क्या है वगैरह, वो सब चीजें आ जाती हैं। और साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली आएगी, आपका आईक्यू कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, वो सब चीजें। तो ये एक बार बुक से रीड कर लेना, ये बहुत इजी सा पैराग्राफ है, आपको समझ आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक होता है मतलब जगह से रिलेटेड, पर्सन कहाँ है कैसा है वो सब भी हम करेक्ट करते हैं। फिजिकल इंफॉर्मेशन उसके बारे में, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं वगैरह, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब
वो इंसान के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी बॉडी हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो सब फिजियोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। एंड देन फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब वही पर्सनैलिटी, आईक्यू वगैरह ये सब चीजें। सो इस तरीके का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? All right, now let's move on to the main part of our chapter, that is the methods in psychology. अब हम बहुत सारी मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं हमारी इस फील्ड में। सबसे पहला मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? यू गाइस नो, किसी को ऑब्जर्व करना, बट देन अगेन ट्रिक यही है कि डिफाइन कैसे करोगे। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें ये तीन चीजें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर, then you record that particular behavior, and then you analyze that particular behavior. In observation, you do not observe everything about the person. You just need to select first कि मैं इस बंदे में ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो आप सिर्फ वो सिलेक्टेड बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो। उस सेलेक्टेड बिहेवियर को आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड वो साइकोलॉजिस्ट साथ साथ में नोट्स बना के कर सकता है। सीसीटीवी से रिकॉर्डिंग हो सकती है, लिटरल रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डर हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह। सो समहाउ यू नीड टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट या बिहेवियर, एंड देन उसको आप एनालाइज करोगे। रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हो ताकि आप कल को जब एनालाइज करने बैठो तो अगर कुछ चीज भूल जाओ तो दोबारा उसको देख सको। This is the defined for observation. You need to select the behavior, you need to record that, and then you analyze that. Clear है? और एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डे टू डे ऑब्जर्वेशन से इसी तरीके से अलग होती है, क्योंकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हम सिलेक्शन करते हैं। डे टू डे ऑब्जर्वेशन में वी ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस, राइट। एंड देन बस इतना ही है इसमें। उसके बाद आपको सिंपली बताया गया है कि दो तरीके की मेजर टाइप्स ऑफ आपको बताया गया है ऑब्जर्वेशन के। एक होती है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, देन है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, और फिर उनके फायदे और नुकसान। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? जब हम किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चे को हमने ऑब्जर्व करना है, वो बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है, छोटा सा बच्चा, दैट इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। वो अपना खेल रहा है, हम उसे दूर बैठे सिंपली देख रहे हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन विल बी, हम उस सेम बच्चे को एक ऐसे लेबोरेटरी में ले गए जहां पर हमने अपने हिसाब से एनवायरनमेंट बना रखा है, अपने हिसाब से कुछ लोग बिठा रखे हैं जो उसे डिस्टर्ब करेंगे। हमने उसकी मम्मी को बोल रखा है आपने वहां पर बैठे रहना है, उसको देखना है। मतलब वी हैव कंट्रोल्ड द सेटिंग्स जिसके अंदर वो बिहेव कर रहा है। तो कंट्रोल्ड सेटिंग्स में अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अगर नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं जहां पर हमने कुछ हेर फेर नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। क्लियर? देन कम्स नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट। ये तो इजी है, बताओ। ओके आप दोनों में से कोई? नॉन पार्टिसिपेंट जिसमें रिसर्चर फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं करता, और पार्टिसिपेंट मतलब जिसमें रिसर्चर फिजिकली पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट, इजी। ये तो नाम से ही पता चल जानी चाहिए आपको। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जिसमें जो रिसर्चर है वो फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट पर्सन जो रिसर्च कर रहा है वो आपके टास्क का पार्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब जब वो आपके टास्क का पार्ट ना बनकर कहीं दूर बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर आपके क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे, अच्छा मैं यही बोलने वाला था। चलो हाँ, वो तुम्हें क्या पता है ना। चलो अगर अगर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, है ना, सीसीटीवी क्या होता है पता है ना, ठीक है। तो अगर वो कैमरा लगे हैं तो उसमें से अगर आपका प्रिंसिपल बैठा देख रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर वो प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि भाई चल बच्चों के पास जाके बैठ के ही ऑब्जर्व करते हैं, पीछे सडनली बैठ के बच्चों को पता ना चले, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, राइट। बट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अब क्या दिक्कत होगी? अगर बच्चों को पता चल गया कि प्रिंसिपल सामने खड़ा है, तो फिर तो ऑब्वियसली बच्चे शरीफों की तरफ, बच्चे क्या टीचर भी इवन करते हैं ना, टीचर इतना पोलाइटली बात करते हैं प्रिंसिपल के सामने जैसे उनसे अच्छा कोई है ही नहीं है। तो वो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की ये दिक्कत है, डिसएडवांटेज है कि ये इन्फ्लुएंस कर देता है हमारे बिहेवियर को। जब हमें पता चल जाएगा कि कोई सामने बैठा है तो नेचुरल बिहेवियर नहीं आ पाएगा। नॉन पार्टिसिपेंट की एडवांटेज है कि उसमें ऐसा नहीं होता है।
बट नॉन पार्टिसिपेंट में एक डिसएडवांटेज भी है कि आपको दूर से शायद वो सब कुछ ना दिख पाए, सब कुछ ढंग से ना ऑब्जर्व कर पाओ, जितना आप पार्टिसिपेट गेम का अगर करोगे, टास्क का करोगे तो बेटर समझ पाओ। तो इस तरीके से दोनों की अपनी अपनी खामियां और फायदे दोनों हैं, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जर्वेशन मेथड की ही एक सबसे बड़ा जो लूप है वो ये है कि इसके अंदर बायसेस आ सकते हैं। जो ऑब्जर्वर है वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बायसेस ला सकता है, भेदभाव कर सकता है। दैट इज द बिगेस्ट इशू इन ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वर बायस। क्लियर है? दैट इज ऑल फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड। एनीवन, एनी डाउट? यस अदनान, यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम। पेस ठीक है? Oh, yes, sir. ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक आई थिंक इस चैप्टर में यही था। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड में बहुत सारे टॉपिक्स फर्दर आते हैं, इसको अब एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया एक्सपेरिमेंट मेथड का क्या है? दैट वी आर ट्राइंग टू डू एनी एक्सपेरिमेंट हियर, राइट? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है दैट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। पॉइंटर वाइज याद रखो, एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे पहला पॉइंट, सबसे जरूरी चीज जो आपने लिखनी है वो ये है कि हम कॉज और इफेक्ट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। किसी बिहेवियर के पीछे एक कॉज और इफेक्ट एस्टेब्लिश करने की जब हम कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाउ व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज इफेक्ट? कॉज मतलब जिस वजह से बिहेवियर हो रहा है, और जो बिहेवियर हो रहा है वो इफेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा मोबाइल फोन ज्यादा चलाएगा तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। कॉज विल बी मोबाइल फोन यूजेज ज्यादा, आंखें खराब होना विल बी इफेक्ट। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं ज्यादा, या मतलब वो लेट्स से सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वहां उसका मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट, राइट? ये एक चीज होने से दूसरी चीज हो रही है। कहीं पर आग लगी है तो धुआं उठ रहा है, आग लगना कॉज, धुआं इफेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो in this, it is a method in which we study cause and effect relationship between the two sets of events or variables in a controlled setting. अब एक्सपेरिमेंटल मेथड कंट्रोल्ड सेटिंग में किया जाता है, इसके अंदर कॉज इफेक्ट दोनों चीजों को स्टडी करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म हियर इज वेरिएबल। अभी हमने ऊपर बोला दो वेरिएबल्स के बीच में, so what is a variable? Variable is any stimulus or event which varies, that is it takes different values and can be measured also. Variable क्या होता है? जो कुछ भी चीज जो वेरी करती है वो एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, a pen by itself is not variable, but there are different types of that will be variable, है ना? कोई काला पेन है, कोई नीला पेन है, कोई लाल पेन है। पेन अपने आप में वेरिएबल नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन वेरिएबल है। इसको ऐसे समझो कि मार्क्स और टाइम कंज्यूम्ड इन सोशल मीडिया, ये दोनों चीजें वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स भी कम ज्यादा हो सकते हैं, और सोशल मीडिया पे टाइम जितना हम दे रहे हैं वो भी कम ज्यादा हो सकता है। तो जो भी चीज वेरी करती है उसको हम सिंपली वेरिएबल बोलते हैं, राइट? जो वेरी कर सकता है, डिफरेंट वैल्यूज टेक ऑन कर सकता है, तो दैट इज अ वेरिएबल। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो आपको बताया जाता है। अच्छा, पहले और डिटेल में बताया गया कि एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर। ऑब्जेक्ट खुद नहीं है, उसके एट्रीब्यूट्स वेरिएबल होते हैं। सो जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया, पेन खुद वेरिएबल नहीं है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन आर देयर। उसके कलर, पेन के कलर, पेन का शेप, वो सब वेरिएबल है, राइट? नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, मेजर दो तरीके के वेरिएबल आपको बताए जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं अपनी रिसर्च में टू सी द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि independent variable will be the cause and dependent variable will be the effect, because we will manipulate the independent variable in order to see the impact on the dependent variable. For example, we will try कि हम किसी बच्चे को, पहले लेट्स से हमने राधिका को बोला कि भाई इस एग्जाम के लिए, लेट्स से 20 के 2 एग्जाम होने हैं, पहले एग्जाम के लिए हम राधिका को बोलेंगे तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी, ठीक है? तो पहला वेरिएबल हमने लिया स्टडी टाइम। वी आर ट्राइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट ऑन स्टडी टाइम एंड मार्क्स गेन। तो हम पहली बार राधिका को बोलेंगे तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करनी। तो 2 घंटे पढ़ाई करना, स्टडी टाइम को हमने एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, इसको लिमिट कर दिया। इसका हम असर देखेंगे इसके मार्क्स पे।
फिर अगली बार इसे बोलेंगे अब तूने 4 घंटे पढ़ना है, फिर हम उसका असर देखेंगे उसके मार्क्स पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी स्टडी टाइम, क्योंकि हमने उसको मैनिपुलेट किया, कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, और इफेक्ट किस पे देखा, मार्क्स पे, तो मार्क्स विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अब आपके मन में आया होगा कि इसको आप पढ़ने को बोल रहे हो, ये तो 2 घंटे पढ़ के भी नहीं नंबर लाएगी, 4 घंटे पढ़ के भी नहीं ला पाएगी, है ना? अगर ऐसा आया तो अगर ये चीज आई आपके दिमाग में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सटर्नियस वेरिएबल की। कि अब हो सकता है कि जब हमने राधिका को 2 घंटे पढ़ने के लिए बोला, तब एक ऐसा माहौल दिया कि वो लिटरली इंटरेस्टेड है, ऐसा सब्जेक्ट दिया कि वो इंटरेस्टेड है उसको पढ़ने में, और जब उसको 4 घंटे पढ़ने का हमने बोला, तब उसका सब्जेक्ट ही ऐसा था जो वो पढ़ना ही नहीं चाहती। तो इससे भी फर्क पड़ जाएगा हमारे रिसर्च पर, है ना? तो मतलब कि और सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साफ साफ बोले तो जो जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको हम एक्सटर्नियस वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? मार्क्स गेन। राधिका के मार्क्स कितने आएंगे वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पढ़ाई कितनी देर कर रही है, और भी बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। राधिका वहां जाके लिख रही है जब, तो उसका पेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा, इतनी छोटी सी चीज, या फिर राधिका की तबीयत सही थी दोनों एग्जाम में या नहीं, राइट? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है, वगैरह वगैरह। तो हमें बाकी सब ऐसे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नियस वेरिएबल। जो सब वेरिएबल अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं, ऐसे वेरिएबल्स को एक्सटर्नियस वेरिएबल कहा जाता है, जैसे कि हेल्थ, टाइम वगैरह, मतलब व्हाटएवर, हाँ। तो एक्सटर्नियस वेरिएबल वो होते हैं, इनको हम कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, अब 2 तरीके के ग्रुप होते हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। अब इसको समझने के लिए बेस्ट वो रहेगा कि जो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था उसी पर दोबारा बात करते हैं। आज से बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो एक बहुत पॉपुलर, सबसे पहला पॉपुलर एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वही था, वो स्मोक वाला, है ना? कि कुछ बच्चे, हमने कुछ बच्चों को बुलाया, कुछ उन्हें बोला इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू होगा कह के एक रूम में उन बच्चों को बिठा दिया, ठीक है? अब एक रूम में हमने 3 बच्चों को बिठाया है, उन 3 बच्चों में से 2 बच्चों को हमने सिखा रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए तो उन्हें अपनी सीट से नहीं उठना 30 मिनट तक, तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरी हेल्थ पे, बस तूने अपनी सीट से नहीं उठना, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमने सलोनी और स्वाति को सिखा के बिठा रखा है इस वाले रूम में, और राधिका एक रैंडम स्टूडेंट है जो आके इनके साथ बैठी है। ये वाला ग्रुप होगा, बताओ कौन सा? दिस विल बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप से कंफ्यूज मत होना, कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर हमने बिठा रखे हैं, ये दोनों लोग। अब हमने एक और ग्रुप बनाया, उस वाले ग्रुप में रैंडम है सब कुछ, उस वाले ग्रुप में रैंडमली कोई भी 2 बच्चे चले गए, जैसे पावनी, पुष्कर, अदनान, इनको हमने एक और अलग ग्रुप में डाल दिया, ठीक है? वो अलग रूम में जाके बैठे हैं, वो अपना इंटरव्यू कर रहे हैं, तीनों रैंडम लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। अब वहां पर स्मोक हमने छोड़ा, और आपके भी रूम में हमने स्मोक छोड़ दिया, बाहर से धुआं आ रहा है आपके रूम में और इनके रूम में भी धुआं जा रहा है। ये तीनों जने बहुत जल्दी भाग गए बाहर, राइट? जब स्मोक आया उसी टाइम ये लोग बाहर चले गए, बट राधिका जल्दी बाहर नहीं गई, क्योंकि उसके साथ बैठे 2 लोगों को इंस्ट्रक्शन मिली थी कुछ भी हो जाए आपने उठ के बाहर नहीं जाना। तो ये वाला ग्रुप will be considered as the experimental group. पुष्कर, पावनी, अदनान वाला ग्रुप will be considered as the control group, because वहां पर हमने कुछ भी कंट्रोल नहीं किया। इसको उल्टा याद रखना है, कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होती है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होता है, मतलब जिसके अंदर वेरिएबल मैनिपुलेशन करी जाती है। अब इस रिसर्च में हम चेक क्या करना चाह रहे थे? हम चेक ये करना चाह रहे थे कि सोशल इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता लोगों पे। तो हमें पता चला कि हाँ भाई, आपके बिहेवियर पे सोसाइटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर राधिका भी उनके साथ होती तो वो उठ के उसी टाइम बाहर चले जाती, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर 2 लोग नहीं गए, इसीलिए राधिका भी उठ के नहीं गई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, फर्क पड़ता है सोसाइटी
के प्रेशर का, लाइक सोसाइटी की प्रेजेंस का आपके बिहेवियर पर फर्क पड़ता है। तो मैनिपुलेशन जो सारी करी वो यहाँ करी थी, नेचुरल उस ग्रुप में नहीं करी, दैट इज व्हाई दैट ग्रुप विल बी अ कंट्रोल ग्रुप एंड दिस ग्रुप विल बी एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसे पढ़ लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेशन इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स, यानी कि मेंबर्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन से एक्सपोज करवाया जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एंड ट्रीटेड इन एवरी वे लाइक सेम, लाइक हर तरीके से सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है बाकी दूसरे ग्रुप को भी, बट एक जस्ट फर्क होता है कि मैनिपुलेटेड वेरिएबल एब्सेंट होता है कंट्रोल ग्रुप में। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स शब्दों में लिखा है, पर आसान बात क्या है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप हर मायने में सेम है, बस फर्क इतना सा है कि कंट्रोल ग्रुप में कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। क्लियर? एंड देन all relevant variables in the experimental studies that might influence the dependent variable needs to be controlled. अब जैसे वही बात है यहाँ पर कि एक्सटर्नियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हमें रोकना पड़ेगा। जैसे कि जेंडर एक फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। अगर आपके ग्रुप में तीनों लड़कियां हैं, वहां पर 2 लड़के भी थे, तो हमें सेम जेंडर रखना चाहिए था रिसर्च में, ताकि जेंडर के हिसाब से कोई फर्क ना आ जाए। अगर स्मोक की क्वालिटी है तो स्मोक सेम तरीके की सेम स्पीड से आनी चाहिए दोनों के रूम में, कि और किसी चीज पे फर्क ना पड़े, सिर्फ हम ये देखें कि रैंडम लोग जल्दी जा रहे हैं या लाइक मतलब कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना। तो इसलिए एक्सटर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल करना जरूरी है। 3 तरीके के एक्सटर्नियस वेरिएबल आपको यहाँ पर दिए गए थे, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल, सिचुएशनल वेरिएबल और सीक्वेंशियल वेरिएबल। तो एक्सटर्नियस वेरिएबल के टाइप भी कई बार पूछ लेते हैं। एक्सटर्नियस वेरिएबल क्या होते हैं? All the variables that can influence our study, that can influence our dependent variable other than independent variable. और वो 3 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिस्मिक मतलब एज अ ह्यूमन, जैसे एक इंसान की हेल्थ, एक इंसान के मेंटल स्टेट, ये सब ऑर्गेनिस्मिक है, एज एन ऑर्गेनिज्म। सिचुएशनल मतलब कि माहौल का फर्क पड़ सकता है, हो सकता है कि राधिका को हमने जो एनवायरनमेंट पहले 2 घंटे के लिए दिया था पढ़ने में, वो 4 घंटे में वो एनवायरनमेंट फर्क कर जाए, तो एनवायरमेंटल वेरिएबल भी हो सकते हैं। एंड देन सीक्वेंशियल वेरिएबल, कि किस सीक्वेंस में कौन सा काम आप करवा रहे हैं। अगर आप किसी से पहले ही बहुत ज्यादा धार्मिका को, जैसे आपने पहले ही थका दिया, उसको आपने पहले ही बोल दिया तो 6 घंटे पढ़ेगी, उसके बाद अब आप अगले ही दिन उसे बोल रहे हो आज तुझे 4 घंटे पढ़ना, तो क्या पता वो 4 घंटे स्टडी टाइम की वजह से फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सीक्वेंस की वजह से उसके मार्क्स पे फर्क पड़ जाए, क्योंकि उसने पहले इतने ज्यादा पढ़ रखा है, अब वो बेचारी पढ़ ही नहीं पाएगी। तो सीक्वेंस भी एक तरीके का वेरिएबल होता है, एनवायरनमेंट भी एक तरीके का वेरिएबल है एक्सटर्नियस वेरिएबल, और ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल भी एक तरीके का एक्सटर्नियस वेरिएबल। यहां तक क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट इज टोल्ड टू यू इज फील्ड एक्सपेरिमेंट या क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब ये लास्ट टॉपिक है, कोई नहीं, बड़ा सा टॉपिक ये था, खत्म हो रहा है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, फील्ड और क्वासी। फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इट इज जस्ट सेम लाइक द नेचुरल एक्सपेरिमेंट, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन थी वैसे ही फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट्स से मैं ये स्टडी करना चाह रहा हूँ कि आजकल 11th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। 11th क्लास के बच्चों का मैंने बिहेवियर स्टडी करना है, फील्ड एक्सपेरिमेंट में इस पर करना चाहता हूँ। तो हंस क्या रहे हो, हमारे स्कूल में ऑब्वियसली नहीं आऊंगा, तो पता ही मुझे क्या हो रहा है ना। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट अगर मैंने करना है तो मैं जेन्युइनली फील्ड में जाके देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन दिस, की अगर बच्चों को सिर्फ थियोरेटिकली बुक से रीड करवाया जा रहा है या फिर साथ में एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जा रहे हैं, कौन से मेथड से बच्चों को बेटर समझ आता है, बच्चों के मार्क्स किस मेथड से ज्यादा अच्छे आते हैं, लेट्स से हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो एक ये है कि मैं जस्ट इमेजिन करूं, बच्चों से पूछूं, सर्वे लूं, या फिर ये है कि मैं जाकर सीधा क्लास में ही बैठ के चेक करूं, इस मेथड को फील्ड में जाके करूं, तुम लोगों के साथ सही में इंटरेक्शन करके करूं, दैट विल बी फील्ड एक्सपेरिमेंट। So studies done in the fields or in natural settings are called field experiments. Where particular phenomena actually exists is called field experiment. जहां पर वो फिनोमिना सही में हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टडी करना, ठीक है। ओके, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट, सिंपल। एंड देन क्वासी एक्सपेरिमेंट। अब क्वासी एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको ध्यान से समझो। अभी तक हम बात कर रहे थे कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बनाने की। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम एक वेरिएबल को कम ज्यादा करेंगे, राइट, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, फिर उसका फर्क देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जैसे स्टडी टाइम बढ़ा दिया, कम कर दिया, है ना, या फिर
अब पहले इस तरीके से पढ़ा के देख लिया, फिर दूसरे तरीके से पढ़ा के देख लिया, फिर देखा कितने मार्क्स आए। तो अभी तक हम ये कर रहे हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क है? क्वासी एक्सपेरिमेंट में वी कैन नॉट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेदर वी सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू अ स्टडी, और उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों ने अर्थक्वेक में अपने मदर फादर को खो दिया, उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है। ये वाला एक्सपेरिमेंट वी कैन नॉट क्रिएट इन एनी लेबोरेटरी, है ना। किसी को बोल थोड़ी सकते हैं कि भाई जा अर्थक्वेक में चले जा, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। तो इसके लिए हमें सेलेक्ट ही वो बच्चे करने पड़ेंगे जिन्होंने सही में ऐसा कुछ सिचुएशन एक्सपीरियंस करी है। वी कैन नॉट क्रिएट दिस सिचुएशन, वी ओनली नीड टू सेलेक्ट दोज पार्टिसिपेंट, राइट। क्लियर है? लेट्स से इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के बच्चे, मैं ऐसी रिसर्च कर रहा हूं कि अगर इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो उनकी लेट्स से मेंटल हेल्थ कैसी है। तो आई कैन नॉट मेक एनी रिच इकोनॉमिकली वीकर कि भाई आज तेरे को गरीब कर दिया, अब तेरे को अमीर कर दिया। ऐसी रिसर्च के लिए मुझे सेलेक्ट करने पड़ेंगे वैसे पार्टिसिपेंट, राइट। सो इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, वी सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? दैट इज ऑल फॉर क्वासी एक्सपेरिमेंट। हाँ, दैट इज ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्चुअली। यहां तक क्लियर है? यस, पावनी अदनान। Yes, sir. Yes, sir. All right, let's move on to the correlational research now. अब बाकी सारे बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स सी क्या है ये। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब होता है जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज इन एवरी वे सेम लाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम बस इतना एस्टेब्लिश करते हैं कि कोई कॉज और इफेक्ट है या नहीं है। यहां पर हम ये बताते हैं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पर कितना फर्क पड़ेगा। वहां पर हमने सिर्फ ये बताया कि कोई कॉज इफेक्ट है या नहीं, सिर्फ यस और नो की बात थी वहां पर। यहां पर आएगा कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है, या नो नॉट रिलेटेड एट ऑल, राइट। फॉर एग्जांपल, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी या कम होगी। अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा भी कम होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेरिएशन कोरिलेशन। गलत बोल गया, सॉरी। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा भी कम हो रहा है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है उल्टा, एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक वेरिएबल कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। और न्यूट्रल मतलब नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन मतलब कि कोई कोरिलेशन नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मुझे याद आ गया, बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया तुमने राधिका का ही। ये बड़ी अच्छी सी टेक्निक बता रही थी कि ऐसे ऐसे करने से है होता है, ऐसे ऐसे करने से हमारे बाल बढ़ते हैं, है ना। रामदेव को फॉलो करती है, रामदेव तो करता है। अच्छा, एक्यूप्रेशर पॉइंट से बाल बढ़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा खैर, मैं भाई इसमें कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि ऐसा होता है। तो ये करने से बाल लंबे हो जाएंगे, तो हर गंजे बंदे को यही करना चाहिए वैसे तो, पर मान लेते हैं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दिस थिंग एंड बाल बढ़ना, है ना। नेगेटिव कोरिलेशन विल बी कि अब मानो ऐसे करने से अगर बढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे करने से कम होते हैं। अगर ऐसा हो तो दैट विल बी नेगेटिव कोरिलेशन ना। मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, एक चीज कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है तो भी पॉजिटिव, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो नेगेटिव, काइंड ऑफ ऐसा। और एक के बढ़ने कम होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ा, दैट इज जीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, आपके जंक फूड खाने से आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा। आपके जंक फूड खाने से आपको साइकोलॉजी समझ आएगी या नहीं आएगी, दिस इज जीरो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन। बट आपका स्टडी टाइम इंक्रीज हुआ, लाइक व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड मार्क्स। अच्छा, इसको डीपली समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड करते और मैं आपसे पूछूं कि स्टडी टाइम और मार्क्स के बीच में
कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं है? तो विद एक्सपेरिमेंटल मेथड यू कैन ओनली टेल मी हाँ है, बस यस और नो। यहां पर नाउ आई विल आस्क मार्क्स और स्टडी टाइम के बीच में कैसा कोरिलेशन है, तो यू विल से पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक कम होगा, स्टडी टाइम कम हुआ तो मार्क्स गेन भी कम हो जाएंगे, काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है। अगर सोशल मीडिया यूज करने से मार्क्स गेन पे फर्क पड़ेगा, मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। क्लियर है, समझ आ गया? Yes, sir. ओके, दैट इज ऑल फॉर कोरिलेशन रिसर्च। नाउ सर्वे रिसर्च। अब सर्वे रिसर्च क्या होती है? सर्वे रिसर्च का सिंपल मतलब है वही सर्वे जो आपको नॉर्मली सर्वे से पता है, जिसमें हम क्वेश्चनएयर देते हैं, लोगों के व्यूज लेते हैं एक दूसरे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। सर्वे बहुत सारी तरीके से किया जा सकता है। सर्वे इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है, सर्वे टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, मतलब थ्रू मोबाइल फोन हो सकता है, सर्वे हम किसी मैसेजेस के वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दैट इज सिंपली अबाउट सर्वे, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू का यहाँ पर आपको एक बेसिक मीनिंग बताया गया है। इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें हम वन ऑन वन बेसिस पे इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, राइट। मैं ये वन ऑन वन बेसिस पे किसी से भी इंफॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन सेट होते हैं कि यही क्वेश्चन पूछने। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में देयर इज नो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। देन इंटरव्यू में एक और डिवीजन दे रखी है कि कितने टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं। तो एक और मतलब यहाँ पर टाइप है, एक तो था स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, अब है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू इंडिविजुअल या ग्रुप टू ग्रुप। जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से सवाल जवाब कर रहा है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जहां पर एक इंसान एक ग्रुप से सवाल जवाब कर रहा है, इंडिविजुअल टू ग्रुप। ग्रुप टू इंडिविजुअल एक पूरा ग्रुप है, जैसे यूपीएससी वगैरह में होता है, 3-4 लोग पैनल बैठा एक इंसान से पूछ रहा है, ग्रुप टू इंडिविजुअल। ग्रुप टू ग्रुप भी इंटरव्यूज होते हैं, पूरा ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंफॉर्मेशन सीख कर, सिंपल। दैट इज ऑल फॉर इंटरव्यू। देन क्वेश्चनएयर सर्वे हो सकता है। क्वेश्चनएयर सर्वे मतलब आपने एक क्वेश्चनएयर बना दिया, उसको आजकल ऑनलाइन मोड में आप दे सकते हो, गूगल फॉर्म बना के लिंक भेज दो सबको, या फिर आसपास बंटवा दो एरिया में। राम मंदिर बन रहा है जी, कैसा लग रहा है आपको? सिंपल। कोई कहेगा हाँ भाई बहुत अच्छा लगेगा, कोई कहेगा हाँ ठीक है, मुझे तो हॉस्पिटल चाहिए था, है ना। मतलब कि अलग अलग राय हो सकती है हर किसी की ना। कोई कह सकता है ना भाई मैं तो अस्थमा का पेशेंट हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो हॉस्पिटल बना दो। तो मतलब क्वेश्चनएयर इस तरीके से हो सकते हैं, जिसके अंदर ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड ऐसे क्वेश्चन भी हम रख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास आंसर देने का स्कोप होता है, डिटेल में इमेजिनेशन का स्कोप होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यस नो, नाम, 2+2, ये सब क्लोज एंडेड क्वेश्चन। देन टेलीफोनिक सर्वे, सिंपली जो सर्वे फोन के थ्रू कंडक्ट होते हैं। ये सब चीजें बस एक बार आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अब इसके बाद आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यहाँ पर बताया जाता है। सो व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है लिटरल साइकोलॉजिकल टेस्ट। हमारे पास साइकोलॉजी में अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट अवेलेबल है, राइट। आईक्यू चेक कर रहे हैं, हमारे पास आरपीएम है। पर्सनैलिटी चेक करनी है, हमारे पास एमपीआई है। तो सिर्फ एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? ये स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव मेजर होता है किसी भी इंसान के किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए। ये बहुत सालों की रिसर्चेस के बाद बनता है, कोई भी ऐरा गैरा इसे नहीं बना सकता है। जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हो कि इस फोटो में आपको कुत्ता दिख रहा है जी, बिल्ली दिख रही है जी, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो सब फेक है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। साइकोलॉजिकल टेस्ट रिसर्चेस के बाद बनते हैं, और साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है उसके अंदर नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं उसके अपने। ऑब्जेक्टिव का मतलब सब पे सेम तरीके से होगा वो टेस्ट, किसी के लिए भी उसकी कंडक्शन या उसका इंटरप्रिटेशन वेरी नहीं करेगा। और इसको स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव बनाती हैं ये दो चीजें। So it involves detailed analysis of the items, estimating reliability, validity and norms. Actually तीन साइकोलॉजिकल टेस्ट को कौन सी तीन चीजें डिफरेंशिएट करवाती हैं वो कुत्ता बिल्ली वाली फोटो से जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखती हैं, ये तीन चीजें। उन पिक्स में रिलायबिलिटी नहीं होती, उन पिक्स में वैलिडिटी नहीं होती, उन पिक्स में नॉर्म्स नहीं होते। हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये तीनों चीजें क्या होती हैं? तीनों चीजें। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, इसको अगर आपने अभी अच्छे से समझ लिया तो आपका 12th क्लास का जो वाइवा होगा 30 नंबर के लिए जो होता है आपका प्रैक्टिकल, वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि हर वाइवा में ये क्वेश्चन आता ही आता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स। इसमें
11th में भी था, तो फिर तो 12th में भी तो आता ही आता है ये, क्योंकि कॉमन है। आप 12th क्लास में जो प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उसके अंदर यही सब एलाबोरेट होता है। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी सिंपली मींस, शब्द का मतलब समझो, रिलायबल होना, भरोसेमंद होना। क्या आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भरोसेमंद है? मतलब आप उस पर रिले कर सकते हो। तो रिलायबिलिटी रेफर्स टू दी कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कि अगर हमने आज सलोनी का टेस्ट किया आईक्यू का, तो क्या आज से एक हफ्ते बाद भी उसका रिजल्ट सेम आता है? अगर तो सेम आएगा, क्यों नहीं? आईक्यू इतनी जल्दी बदल थोड़ी जाएगा। अगर उसका आईक्यू आज 90% है तो एक हफ्ते बाद भी 90% ही रहना चाहिए। हाँ, एक दो साल बाद जाके एक आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती, राइट? अगर उसकी पर्सनैलिटी आज एक्सट्रोवर्टेड आई है, कल चेक किया तो इंट्रोवर्ट आ गई, मतलब कुछ तो दिक्कत है ना टेस्ट में। तो मतलब कि जो रिलायबिलिटी का मतलब होता है हमारे टेस्ट के जो स्कोर आ रहे हैं वो कितने कंसिस्टेंट है। इसको चेक करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक टेस्ट रीटेस्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया, आज टेस्ट कर लिया, आज से एक साल बाद या एक हफ्ते बाद दोबारा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा रिलायबल है नहीं है, कंसिस्टेंसी है, स्कोर किया नहीं। या फिर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। कई टेस्ट में ये पॉसिबल होता है कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आईक्यू कितना बन रहा है और बाकी के 20 के हिसाब से मेरा आईक्यू कितना बन रहा है, दैट शुड बी सेम। अगर पहले 20 में 50% आ रहा है, दूसरे 20 में भी 50% आना चाहिए। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट रिलायबल। Then comes validity. Validity means, is the test measuring what it was meant to be measured? क्या हमारा टेस्ट वही मेजर कर रहा है जो वो मेजर करने के लिए बना था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने टेस्ट बनाया इंटेलिजेंस का पर वो मेजर कर रहा है पर्सनैलिटी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वैलिडिटी सिंपल है कि क्या टेस्ट वैलिड भी है, जो मेजर करने के लिए बना है वो मेजर कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल। एंड देन कम्स नॉर्म्स। नॉर्म्स का सिंपल मतलब होता है एक एवरेज परफॉर्मेंस। देखिए, एक नॉर्म है, एक एक अनसेड रूल है कि एक 10वीं क्लास का बच्चा अगर इस आईक्यू टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दो ही आंसर इसके गलत हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ गलत नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर एक 10th क्लास के बच्चे के 3 आंसर गलत हो गए तो वो टेस्ट सही से कर ही नहीं था, मतलब फिर वो टेस्ट ही इनवैलिड हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स, कि एक एवरेज परफॉर्मेंस क्या है और उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं अभी जो बच्चा कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। अगर तो नॉर्म्स के साथ जाती है तो ठीक है। अगर नॉर्म है कि भाई 3 आंसर गलत हो सकते हैं, उसके अभी से ही 10 गलत हो गए, तो मतलब वो ध्यान से नहीं कर रहा टेस्ट को, आपको समझ आ जाएगा। तो नॉर्म्स, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट को स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और ऐसे बाकी के टेस्टों से अलग। So that is a psychological test. A standardized or objective measure to understand any individual's any psychological attribute, and it consists these three things: reliability, validity, norms. Clear है? Yes, clear है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Okay, fine. Let's move on to the next topic. Then the types of test. Types of test. Type of test मतलब कितने तरीके के टेस्ट हो सकते हैं? लैंग्वेज के बेस में देखें तो 3 तरीके के टेस्ट हैं: वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस। वर्बल टेस्ट मतलब जिसके अंदर लैंग्वेज की नीड होती है। फॉर एग्जांपल, जिस टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको टेस्ट को कौन कर पाएगा? जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। फॉर एग्जांपल, किसी में हिंदी में क्वेश्चन लिखे हैं, जिसको हिंदी आती है वो कर पाएगा। तो जिस टेस्ट में लैंग्वेज का यूज होता है, एक लिटरेट पर्सन ही जिस टेस्ट को कर पाए, दैट इज कॉल्ड अ वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट जिसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं होती, जिसके अंदर फिगर्स होती हैं, फिगर्स, सिंबल्स वगैरह, वो नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, उसको कोई इलिटरेट भी कर सकता है। एंड देन कम्स परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसके अंदर हमें कुछ करना पड़े, परफॉर्म करना पड़े, एक्शन करना पड़े। जैसे कि पजल सॉल्व करिए, कभी पजल का बॉक्स आता था, उसके ऊपर अलग अलग जोड़ के पीसेस बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। ऐसे टेस्ट को हम परफॉर्मेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे जैसे भाटियास बैटरी एक इंटेलिजेंस का टेस्ट है, उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपने बिना पेंसिल उठाए कुछ ड्रॉ करनी है फिगर, तो दैट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ परफॉर्म आपको करना पड़े। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो 2 तरीके के टेस्ट है, इंडिविजुअल और ग्रुप। ये बहुत सिंपल है, जो टेस्ट एक टाइम पर एक ही इंसान पे हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। जिस टेस्ट को हम एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप टेस्ट, सिंपल। एंड देन कम्स स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। ये एक बस और कैटेगराइजेशन आपको दे रखी है। स्पीड टेस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ पावर टेस्ट का मतलब होता है जो सिर्फ किसी एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट बना है। फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट है जो पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हमने बनाया। वो टेस्ट अगर सिर्फ पर्सनैलिटी को चेक कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड ए पावर टेस्ट। The test that is checking only the ability, whether personality, IQ, anything. बट स्पीड टेस्ट होता है जो पावर के साथ साथ, मतलब एबिलिटी के साथ साथ स्पीड को भी चेक करते हैं, जिसके अंदर कोई टाइम लिमिट होती है। ऐसे टेस्ट को हम स्पीड टेस्ट कहते हैं।
ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर सिर्फ स्पीड तो चेक नहीं होगी, कोई ना कोई एबिलिटी चेक होगी ही, तो पावर के साथ साथ टाइम लिमिट होती है, दैट इज कॉल्ड अ स्पीड टेस्ट। पावर में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई स्पीड नहीं होती, सिर्फ एबिलिटी चेक होती है। नाउ देन द लास्ट टॉपिक फॉर द मेथड्स इज केस स्टडी। केस स्टडी बहुत सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर बाकी सारे मेथड इंक्लूड हो जाते हैं। This is something that you are going to make in 12th class. 12th class में फाइल पूरी बनाओगे आप, 120 130 ऐसे बड़ी सी पेजेस की ऐसे पूरी फाइल बनेगी आपकी, है? मैं क्यों बनवाऊंगा, स्कूल वाले बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो केस स्टडी का मतलब ये अपने आप ही आपने बनानी होती है, आई विल टेल यू। खैर समझो होती क्या है। केस स्टडी का मतलब है एक ऐसी इन डेप्थ स्टडी किसी भी इंसान के बारे में जिसके अंदर आप उसकी छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें सब कुछ मेंशन करते हो। मतलब इन डेप्थ स्टडी अबाउट एनी पर्टिकुलर केस और एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल एक स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर है, लेट्स से इजी डिसऑर्डर ले लो, डिप्रेशन डिसऑर्डर का एक केस आता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास। वो पर्सन सुसाइड भी तो कमिट कर सकता है, वो पर्सन कुछ भी और ऐसा एक्शन ले सकता है, कल को साइकोलॉजिस्ट पे केस हो सकता है ना, शायद इसने कुछ गलत बोल दिया जी, इस वजह से ऐसा हो। तो केस स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर किसी क्लाइंट की बना के रखते हैं, जिसमें जितने भी सेशन होते हैं, जो भी बातें सारी वो क्लाइंट अपने बारे में बताता है, जी मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरे मम्मी पापा ये हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी ये एज है, मैं बचपन में जब पैदा हुआ तो मुझे ये बीमारी थी। छोटी छोटी चीजों से लेकर उसका आईक्यू कितना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करके वो लोग आईक्यू चेक करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज करके वो लोग ऑब्जर्व करके उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। इंटरव्यू वो लेते हैं, उसकी फैमिली का इंटरव्यू मेंशन करते हैं। मतलब जितने भी मेथड अभी आपने देखे हैं अदर देन एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो ऑब्वियसली नहीं होता, बाकी सारे मेथड केस स्टडी के अंदर ही आ जाते हैं। तो केस स्टडी में इन डेप्थ स्टडी करी जाती है हमारे क्लाइंट की, हमारे सब्जेक्ट की, और इसके अंदर इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन वगैरह ऐसे सारे डेटा कलेक्शन के मेथड इन्वॉल्व इंक्लूड होते हैं। केस स्टडी हमें एक इंसान की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे देती है, और ये बहुत ही एक अच्छा टूल है किसी भी इंसान की ह्यूमन डेवलपमेंट या उसको समझने के लिए। तो इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट इन दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी में, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में ज्यादा यूज किया जाता है। क्लिनिकल में क्यों किया जाता है, आई टोल्ड यू, क्योंकि रिस्क होता है ना, तो इतने खतरनाक केसेस आ रहे हैं आपके पास, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जरूरी होता है वो अपने पास सारी डिटेलिंग उसकी मेंशन करके रख पाए, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर अ केस स्टडी, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल। चैप्टर पूरा खत्म करना है, 3 टॉपिक रह गए हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, लिमिटेशन और एथिकल इश्यूज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा। अब इस चैप्टर में फर्दर आपको समझाया जा रहा है कि भाई देखो रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च के क्या गोल है, मतलब स्टेप वेप आपको सारे समझ आ गए, मेथड आपको सारे समझ आ गए। अब हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा दैट यू कलेक्टेड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। एनालाइज करने के लिए वी हैव 2 डिफरेंट मेथड्स। So after collecting and the data, researchers aim is to draw the conclusion, and in order to draw the conclusion, first you need to analyze. Analyze 2 तरीके से कर सकते हैं, quantitative method और qualitative method. क्वांटिटेटिव मेथड में हम जब किसी भी डेटा को नंबर्स में चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। इन दिस द रिसर्चर कन्वर्ट्स द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इनटू ए क्वांटिटी, यूजुअली नंबर्स। So quantitative research is the process of collecting the and analyzing the numerical data. तो quantitative method कब यूज करते हैं एनालिसिस का, जब हमारा डेटा न्यूमेरिकल टर्म में हो, जैसे कि हमने कोई टेस्ट किया उसका आंसर नंबर्स में आया 34 काइंड ऑफ ऐसा करके। तो ऐसे में जब हमारे पास न्यूमेरिकल नेचर का डेटा होता है तब जिस एनालिसिस को हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है। तो जब हम किसी भी साइकोलॉजिकल, अब देखो आएगा तो डेटा साइकोलॉजिकल नेचर का, पर उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटेलिजेंस नंबर में थोड़ी होती है, इंटेलिजेंस तो एक साइकोलॉजिकल चीज है ना, एक पावर है एक इंसान के दिमाग की, उस पावर को हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू आईक्यू टेस्ट कि इसमें 90 है जी, इसमें 96 है वगैरह। तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड। एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, अब नंबर को एनालाइज करना है। देयर आर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो हम इसके लिए यूज करते हैं। एंड देन कम्स क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव रिसर्च इज द अपोजिट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। Quantitative research is the opposite of qualitative research, which involves collecting and analyzing non-numerical data. For example, mother-child relationship, जैसे मैंने बताया, एक मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए नंबर में क्या करोगे, अब राधिका और राधिका की मम्मी का रिलेशन कैसा है,
इसको नंबर में क्या बोल सकते हो भाई, 10 में से 10, ऐसे ऐसे कुछ सेंस नहीं बनेगी। उसके लिए हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके लिए ऑब्जर्वेशन में टेक्स्ट हम ले सकते हैं, लाइक रिटन में ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट देखेगा। वीडियो ले सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, उनका डायरेक्टली जब हम एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। It must be understood that these methods are not contradictory and rather they complement each other। मतलब कि इनके बीच में कंपटीशन नहीं है। एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड को यूज करेगा या सिर्फ क्वालिटेटिव को यूज करेगा। एक साइकोलॉजिस्ट अपने रिसर्चेस में दोनों मेथड्स को यूज करता है। क्लियर है? And then the second last topic of our chapter is limitation of psychological inquiry। अब हमारी psychological inquiry की कुछ limitations भी है, जैसे कि अगर आपने इस टेबल को मेजर करना है ना, वी नो वेयर टू स्टार्ट, राइट। साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है, लाइक फिजिकल वर्ल्ड कैसे चलता है, वी हैव अ जीरो पॉइंट, आई नीड टू मेजर दिस टेबल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड पूरा नीचे तक स्केल को खींच दूंगा, पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ चेक करनी है, यहां से चेक करके यहां तक चेक कर सकता हूं, मुझे पता चल जाएगा, राइट। बट साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज में, साइकोलॉजिकल रिसर्च में कोई जीरो पॉइंट नहीं है हमारे पास, कहां से स्टार्ट करना हमें पता ही नहीं है। जैसे किसी भी इंसान का IQ जीरो नहीं होता, तो एक लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट कि यहां से पकड़ के स्टार्ट करना है जी, यहां से समझना स्टार्ट करना है, इसीलिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है ये रिसर्चेस करना। वी डोंट हैव एनी जीरो पॉइंट टू स्टार्ट फ्रॉम। क्लियर है? दूसरा, रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स का क्या मतलब है कि हर टूल जो भी हम मेथड के इस्तेमाल करेंगे वो रिलेटिव नेचर का है। मतलब अगर मैंने सेम रिसर्च करी सर्वे मेथड से, तो सर्वे मेथड से शायद मुझे कुछ और कंक्लूजन मिले, पर वही बात अगर मैं आपसे मुंह पे जाके पूछूंगा तो शायद कुछ और आप मुझे बताओगे। सर्वे में लेट्स से मैंने सर्वे लिया और सर्वे में आपने बोला कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है राम मंदिर बनने की, राइट। इन पर्सन मैंने आपसे जाके पूछा तो शायद आप मुझे कुछ और जवाब, है ना। तो रिलेटिव नेचर है। अगर आप किसी को इंटरव्यू लेके बात कर रहे हो या सिर्फ सर्वे के थ्रू पूछ लिया या एक एक्सपेरिमेंट में बिठा के पूछा, कंट्रोल्ड सेटिंग में पूछा या नेचुरल में किया, हर तरीके के साइकोलॉजिकल टूल पे अलग तरीके का रिजल्ट हमें मिल सकता है। एक ये भी दिक्कत है। तो रिलेटिव नेचर के होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स, अलग अलग डेटा हमें दे सकते हैं सेम पार्टिसिपेंट से। एंड देन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव मेथड, ये बहुत टफ है। हमें क्वालिटेटिव तरीके के मेथड्स में, क्वालिटेटिव तरीके की रिसर्चेस में जब हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना होता है तब हमारा एनालिसिस सब्जेक्टिव हो जाता है। हम मान लेते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है, ऐसे राधिका एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई कि यार मेरी मम्मी से नहीं बनती, वो मुझे समझती नहीं है, प्रॉब्लम ऐसे करके कुछ बात अपनी केस करने गई, ठीक है, मतलब केस को डिस्कस करने गई। तो अब अगर जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद भी एक मदर है, तो हो सकता है उसका बायसेस आ जाए और वो राधिका के पॉइंट को ना समझ के ज्यादा एम्फसाइज करे राधिका की मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, है ना। और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट अभी यंग है और वो मम्मी नहीं है, तो वो शायद सिर्फ राधिका का पॉइंट ऑफ व्यू समझे, मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू ना समझे। तो हमारी पर्सनल बायसेस आ सकती है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन आ सकता है, ये भी एक दिक्कत है। क्लियर है? दैट इज ऑल फॉर द 3 लिमिटेशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिसर्च चीज हमारी बढ़िया, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज का मतलब है कि अब एथिक्स क्या क्या है हमारी फील्ड के। किसी भी रिसर्च को करने से पहले आपको ये पांचों चीजों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। ये साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए ऐसे कई सारे मीम्स भी बनते हैं, अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, बट अगेन गलती से अगर आपने आगे जाके लिखी साइकोलॉजी, तो तब आपको पता चलेगा कि कितनी सारी रिसर्चेस हमें करने के लिए दी जाती हैं, अलग अलग रिसर्चेस। उसमें आपको बोला जाएगा भाई ये 12वीं क्लास के लड़कों से ये क्वेश्चन पूछो, आपने भाई ये मिडिल एज लोगों से ये क्वेश्चनर भरवाना है, स्कूल वाले सॉरी कॉलेज वाले से बहुत सारे काम करवाते हैं। तो वहां पर हमें तरले करने पड़ते हैं लोगों के कि भाई प्लीज यार ये क्वेश्चनर फिल कर दे, भाई प्लीज यार ये कर दे, मुझे 20 वाले पूरे करने हैं, है ना। तो मतलब वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वहां पर पहले ही फॉर्म में लिखा होता है कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ यू फील अनकंफर्टेबल, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही कई बार ऐसे होते हैं कि भाई आपके साथ कभी कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ, आपको कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करो लाइफ का, तो जरूरी नहीं हर कोई करे, है ना। क्योंकि हमें तो जानना है कि अगर कोई किसी ने अर्थक्वेक में लेट्स से लूज किया किसी को, तो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है हर कोई शेयर करना चाहे एक रैंडम बंदे से। तो इसलिए वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकते आप वही रिसर्च में पार्ट में,
You need to ask the choice of being participant or not. That is called voluntary participation. दूसरा एथिक आपका ये होता है, मतलब मॉरली जो आपने चीजें ध्यान रखनी है वो सब है। तो दूसरा एथिक आपका ये है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट हो, मतलब आप उसे सब कुछ बताओ। जैसे हमने जो ये किया था अभी एक्सपेरिमेंट स्मोक वाला, उसके अंदर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, तो लॉजिकली देखा जाए तो वो गलत है, वो आज से बहुत साल पहले की बात है, तभी आज एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं होते। जैसे चूहे को पहले उसने पिंजरे में रखा, इवान पैवलोव ने डॉग को इतने दिन भूखा रखा, ये सब चीजें आजकल ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आजकल थोड़ा एथिक्स की हम बात करते हैं, आज इन चीजों का हमें पता है, वरना वो शायद स्मोक वाला एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता। बच्चों को हमने बुलाया कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, उन बेचारों को स्मोक वाले कमरे में छोड़ दिया, वो डर जाएंगे ना, तो उनको बताना पड़ेगा क्या क्या होगा आपके साथ, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड देन डीब्रीफिंग। डीब्रीफिंग का मतलब कि आफ्टर द एंड ऑफ द रिसर्च, जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, यू नीड टू टेल देम कि अब आप उनके स्कोर्स का क्या क्या करोगे। और डीब्रीफिंग में ये भी पॉइंट आता है कि वो जिस माइंड स्टेट में आए थे आपके पास, जिस मेंटल स्टेट में आए थे, उसी मेंटल स्टेट में वापस भेजना है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उनको वैसे ही भेज दिया, उनको कुछ बताया नहीं, और वो बस बच्चे भाग के बाहर गए और अपना सीधा घर पहुंच गए, उनको क्या लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो उनको पहले रोक के बताना पड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये स्मोक हार्मफुल नहीं थी, हम ये चेक करना चाह रहे थे, उनको नॉर्मल करोगे, काम डाउन करोगे। ऐसा नहीं है कि हाँ चल भाई अब तू जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज डीब्रीफिंग एंड देन शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट, कि एंड में आपको उनके रिजल्ट भी शेयर करने हैं कि इफ यू आर द पार्टिसिपेंट तो भाई ये आपका रिजल्ट है, उनको शेयर करना है। एंड देन लास्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमें राधिका का आईक्यू पता चलता है कि भाई इसका आईक्यू 20% है, तो हम इसको फेसबुक पे डाल देंगे पोस्ट करके, या राधिका तेरा तो आईक्यू, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है, प्राइवेसी ऑफ रिजल्ट्स। एग्जाम्पल दिया था मैंने तो बस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो उनको भी पता है, सबसे ज्यादा जवाब तो वही दे रही है बेटी यहाँ पर। खैर, so that is all for this chapter, और मुझे वैसे लगा नहीं था हो जाएगा, पर हो गया है कि क्लास में, तो बढ़िया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो हाँ, यू कैन लीव।